ओके जी, सो लास्ट टाइम हम डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। वी टॉक्ड अबाउट व्हाट कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कुड बी। अभी हम और हमने बात की थी कि ओवरफ्लोज जो होते हैं वो डेटा टाइप्स के साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, उनका नतीजा क्या हो सकता है। जस्ट टू बिगिन हम पहले एक एग्जांपल एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दैट इज फ्रॉम दिस या तो ये एक एग्जांपल है ओवरफ्लो की। So just run it now. So इसमें अगर आप देखें इस एग्जांपल में हमने एक अनसाइंड शॉर्ट डिक्लेयर किया है, ठीक है। शॉर्ट जो है वो बेसिकली 16 बिट्स का होता है, तो 2 रेज टू पावर 16 65,536 तक वो मैक्सिमम जा सकता है। तो हमने उसकी 535 तक जा सकता है, हमने उसकी मैक्स वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सी आउट इंक्रीमेंटिंग यूजिंग शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट, हम अनसाइंड शॉर्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं एंड इट गिव्स। हमने क्या किया, ये प्लस प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल किया इसके साथ। इसमें जब हमने एक का इजाफा किया तो हम ये देख रहे हैं इंक्रीमेंटिंग अनसाइंड शॉर्ट 65535 गिव्स 0, यानी इसमें +1 जब किया, यू नो दिस नोटेशन प्लस प्लस, जी सर। right? This is prefix plus जी plus notation. We will talk about these a little later as well. तो जब हम इसमें एक का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो इट इज गिविंग अस 0, राइट, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी एट इट मैक्स वैल्यू। मैक्स वैल्यू में हमने एक का इजाफा किया तो इसने उसको 0 कर दिया। दूसरे केस में हम शॉर्ट साइंड इंटीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, साइंड शॉर्ट विच इज़ 32767, ये इसकी मैक्स पॉजिटिव वैल्यू है। जब हम इसमें एक का इजाफा करते हैं तो इस केस में अगर आप देखें तो हम इसमें इसकी नेगेटिव मैक्स वैल्यू मिल रही है। सो दिस वाज द पॉजिटिव मैक्स, इसमें हमने एक का इजाफा किया तो हमें जो नेगेटिव मैक्स इसकी यानी जो मिनिमम वैल्यू बनती है -32768, वी हैव गॉट दैट वैल्यू। ये बिहेवियर बुनियादी तौर पे कंपाइलर डिपेंडेंट होता है कि कंपाइलर आपको इस केस में जब ओवरफ्लो एरर आता है तो उसको कैसे देखता है, कैसे बिहेव करता है। उसमें मुख्तलिफ कंपाइलर इसमें थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो कर सकते हैं। बट इन अ नट शेल जो जिस्ट ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि अगर आपके वेरिएबल्स ओवरफ्लो करेंगे तो यकीनन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे। लिहाजा जब आप वेरिएबल्स की टाइप चूज़ करें तो जिस किस्म का डेटा आपको हैंडल करना है उसके मुताबिक उसकी मैक्स और मिन रेंज को जहन में रखते हुए चूज़ करें, ताकि इस किस्म के अनएक्सपेक्टेड एरर्स आपको विटनेस ना करने पड़े। ओके विद इट? किसी का कोई सवाल है? नहीं सर, सवाल तो है। ओके, वी मूव ऑन देन। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स में जो दो बहुत पॉपुलर टाइप्स हैं, एक तो सिंपल फ्लोट है, लाइक फ्लोट आप लिखें और लिखें पाई इज इक्वल टू 3.4, और एक आपके पास डबल प्रिसिजन आता है इसके अंदर डबल के नाम से, राइट, विच यूजुअली हैज़ डबल प्रिसिजन कंपेयर टू सिंपल फ्लोट्स, राइट। दोनों को इस्तेमाल किया जा सकता है। एक छोटा सा साइड नोट जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ के जो C++14 है, इट एड सपोर्ट फॉर चंकिंग सेपरेटर इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल कोटेशन मार्क। दिस improves the readability of code as seen in the following initialization. For example, अगर आप ये देखें int money in bank -70,000, अब हमें मालूम है आम तौर पे तो हम जो नंबर्स लिखते हैं C++ में उनको इकट्ठा ही लिखते हैं, एक्सक्यूज मी लेकिन सर। जी सर अभी तक सर काफी बच्चों को वो जी सर वो कहना चाह रहा होगा कि काफी सारे बच्चों को एडमिट नहीं किया हुआ अंदर रूम के अंदर। लेट मी सी यार, अगर कोई पेंडिंग है तो मैं कर लेता हूँ। या देयर इज जस्ट वन, एक ही था उसको कर लिया, और तो कोई नहीं है जो इस वक्त बैकलॉग में हो। अच्छा, अब ये 6 आए हैं अब, सो वी एडमिट दैट, राइट। सर इसमें कोई मॉडरेटर वगैरह बना दिया करें ना आप, कि आप लेक्चर भी देते रहें, कोई डिस्टर्ब ना हो। जी सर इसमें मॉडरेटर वगैरह कोई नहीं बन सकता कि मतलब किसी को मॉडरेटर बना दें? आई सॉरी, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैंने इसको पहले थोड़ा सा देखा तो था।
मेरा ख्याल है मैं इसकी सेटिंग्स को दोबारा देख लूँगा अगर इसमें कोई चीज़ पॉसिबल हुई तो। वीडियो, ऑडियो, जनरल, रिपोर्ट, एडिशनल, डायग्नोस्टिक, नहीं, देयर इज़ नथिंग दैट वी कैन डू आई थिंक, सो दिस इज़ सॉरफुली सो। मुफ्त चीज़ें थोड़ी सी ये तो करती हैं। ओके okay, anyway, so we were saying that C++14 adds this support for chunking। इससे होता क्या है, जैसे आप 70 और उसके बाद 1000 यहाँ पे आम तौर पे जो आमतौर पे पेपर पे लिखते हैं तो हम उनमें कॉमास डाल लेते हैं ताकि उनकी रीडेबिलिटी बेहतर हो। तो आपको C++14 ये सपोर्ट देती है कि आप ये टॉप कोट, सिंगल कोट इस्तेमाल कर सकते हैं चंकिंग सेपरेटर के तौर पे। इसका मतलब -70,000 ही रहेगा। सो इट्स जस्ट फॉर द रीडेबिलिटी। अगर आप रीडेबिलिटी जो है थोड़ी इंप्रूव करना चाहते हैं नंबर्स की, जैसे आप ये देखें, सो दिस इज़ द बिग नंबर, सो इसमें चंकिंग सेपरेटर इसकी रीडेबिलिटी को थोड़ा सा इंप्रूव कर देता है। दैट्स द समरी ऑफ दिस। नंबर पे ज़ाहिर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज वी हैव दिस साइज ऑफ ऑपरेटर, अ काइंड ऑफ फंक्शन और ऑपरेटर टेल्स द साइज इन बाइट्स ऑफ अ वेरिएबल और अ टाइप। मिसाल के तौर पे अगर आप एक इंटीजर का साइज़ जानना चाहते हैं कि कितना है, तो आप साइज़ ऑफ एंड देन उसके अंदर इंट लिखेंगे। इट विल टेल यू कि एक इंटीजर कितने बाइट्स का है आपकी मशीन के ऊपर। इसी तरीके से आप अगर आप कोई नंबर पर इंटीजर टाइप का कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दें और उसको इनिशियलाइज कर दें, उसका साइज़ जानना चाहें, दैट इज़ बोथ ओके। सो आप अगर किसी डेटा टाइप का साइज़ जानना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का जो कि ज़ाहिर है किसी डेटा टाइप का है उसका साइज़ जानना चाहते हैं, तो आपके पास ये साइज़ ऑफ ऑपरेटर मौजूद है जिसकी मदद से आप उसका साइज़ जान सकते हैं। अब अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ इस एग्जांपल के अंदर हमने बूल का साइज़, कैरेक्टर का साइज़, अनसाइंड शॉर्ट का साइज़, शॉर्ट इंटीजर का साइज़, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर का साइज़, लॉन्ग का साइज़, इंट का साइज़, अनसाइंड लॉन्ग का साइज़, लॉन्ग का साइज़, अनसाइंड इंट का साइज़, फ्लोट, डबल, इन तमाम के साइजेस जो हैं वो यहाँ पे हमने प्रिंट किए हैं जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि साइज़ ऑफ ऑपरेटर कैन help us in knowing the sizes of whatever we are using in our program। बैकलॉग में अगर कोई आ जाता है तो मुझे बता दीजिएगा, अभी तो नहीं है। वैसे यूजुअली मुझे ज़ाहिर है एक इंडिकेशन आती है जैसे अभी आई है, तो डू दैट। ओके, सो इस केस में अगर आप देखें, वी आर जस्ट शोइंग दिस एग्जांपल हियर, राइट, एंड वी रन इट। सो यू सी कि बूल का साइज 1 है, 1 बाइट, कैरेक्टर का साइज भी 1 बाइट है, अनसाइंड शॉर्ट इंट का साइज 2 बाइट्स है, शॉर्ट इंट जो साइंड है उसका भी 2 बाइट्स है, अनसाइंड लॉन्ग का 8 बाइट्स है, लॉन्ग का भी 8 बाइट्स है, इंट का 4 है, अनसाइंड लॉन्ग का 8 है, लॉन्ग का 8 है, अनसाइंड इंट का 4 है, फ्लोट का भी 4 है और डबल का 8 है, राइट। और ये जो आउटपुट है, जो डेटा टाइप सपोर्टेड होती हैं आपकी मशीन के ऊपर, इनके साइज़ कंपाइलर और जो आपका बेसिक हार्डवेयर आर्किटेक्चर है प्रोसेसर का, उसके मुताबिक इनके नताइज मुख्तलिफ मशीन्स पे मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मशीन्स पे यही होंगे। इफ़ यू विल सी, तो आपको बूलियन 1 बाइट का मिलेगा, कैरेक्टर भी 1 बाइट का मिलेगा। इसमें पर्टिकुलरली अगर आप नोटिसेबल देखें तो बूल है, बूल का साइज ये 1 बाइट बता रहा है, जबकि बूल में आपको सिंपली ट्रू फॉल्स स्टोर करना होता है, राइट, यानी उसकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है। तो अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो उसके लिए 1 बिट भी काफ़ी होनी चाहिए, लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी बिट एड्रेसेबल नहीं बल्कि बाइट एड्रेसेबल होती है। लिहाजा हमें कोई भी चीज़ हम जनरली जो मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं वो 1 बाइट से छोटी नहीं हो सकती, और हमारा बूल वेरिएबल जो है वो भी 1 बाइट लेता है कंप्लीट, राइट। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस एग्जाम्पल? इस एग्जाम्पल में अगर आपका कोई सवाल है, कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें ये पूछना था कि बाकी स्पेस एम्प्टी होगी, मतलब जो रिमेनिंग बाइट होगी जी, बोल की रिमेनिंग जो बाइट होगी वो एम्प्टी होगी, तब नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपने शायद पढ़ा होगा कि जब आप ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, तो एनीथिंग विच इज नॉट 0 इज कंसिडर्ड ट्रू। तो अब 1 बाइट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, उसमें 2 लिखा है, 10 लिखा है, 100 लिखा है। 1 बाइट के अंदर आपको पता है मैक्सिमम 255 तक वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो उसमें वो एस्की में है, कैरेक्टर कोडिंग है, कुछ भी है, तो वो वट एवर दैट इज, इफ दैट इज नॉट 0 दैट इज कंसिडर्ड ट्रू,
So we don't know what is written there, but whatever it is written there, if it is not 0, it is true. Only 0 is false and everything else is true. ठीक है? ठीक है सर. Any other question? Okay. So we move on from here. So in this case, as I said, result across 32-bit or 64-bit computers and compilers may vary. आपको पता है 32-bit कंप्यूटर या 64-bit कंप्यूटर क्या होता है? सर प्रोसेसर बेस होता है कि कितने टाइम्स उन्हें क्लॉक कर सकते हैं. या कितने टाइम्स क्लॉक कर सकते हैं, मतलब कितने टाइम टर्न ऑफ और 0101 काउंट कर सकते हैं मिनिमम. अब बेसिकली 32-बिट कंप्यूटर का मतलब ये होता है कि उसका इंस्ट्रक्शन साइज जो वो एक मशीन लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन लेता है वो 32 बिट्स की होती है. ठीक है, एक वक्त में जो वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर रहा होता है वो 32 बिट्स की होती है, जबकि जो 64-बिट कंप्यूटर होता है वो एक इंस्ट्रक्शन 64 बिट्स की प्रोसेस कर रहा होता है. राइट, और इसी तरीके से इनमें एड्रेसिंग भी वेरी कर रही होती है. आजकल आपके जितने भी प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो बुनियादी तौर पे 64-बिट प्रोसेसर्स हैं. राइट, और जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनको इनको सपोर्ट करना पड़ता है. लाइक आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसने चूँकि हार्डवेयर के साथ इंटरएक्ट करना होता है, इंटरफेस करना होता है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जो 32-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट वुड बी डिफरेंट. आपको 64-बिट मशीन के लिए डिफरेंट वर्जन चाहिए होता है, 32-बिट मशीन के लिए डिफरेंट चाहिए होता है. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि 32-बिट मशीन्स पे 64-बिट को भी वर्चुअलाइज किया जा सकता है. दैट यूजुअली टर्न्स आउट टू बी वेरी स्लो. लेकिन 64-बिट कंप्यूटर पे 32-बिट सॉफ्टवेयर चलना एक आम बात है, वो उसको सपोर्ट कर देता है. बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी उसे कहिए या कुछ भी. Okay, C++11 introduced fixed width integer types that allow you to specify the exact width of the integer in bits. आपको C++11 से ऑनवर्ड ये फीचर मुहैया कर दिया गया था, और जो एडवांस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें आमतौर पे इसको इस्तेमाल भी किया जाता है कि आप मिसाल के तौर पे आप 8 बिट्स का जो है वो डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो आप int 8_t, या अगर अनसाइंड करना चाहते हैं तो uint 8_t डेटा टाइप के ज़रिए आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं. यू मे ऑल्सो यूज 16-बिट, 32-बिट एंड 64-बिट इंटीजर टाइप्स. सो आपको ये सारी की सारी इंटीजर टाइप्स फाइन ग्रेन्ड लेवल पे, बाइट लेवल पे, कि 1 बाइट का, 2 बाइट का, 4 बाइट का या 8 बाइट का आप इंटीजर डिक्लेयर करना चाहें तो डिलिबरेटली डिक्लेयर कर सकते हैं, कंपाइलर या मशीन पर डिपेंड किए बगैर. लेकिन आमतौर पे अगर आप इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको ये लाइब्रेरी फाइल cstdint जो है वो इंक्लूड करनी पड़ती है अपने प्रोग्राम के अंदर, तब आप इन फाइन ग्रेन डेटा टाइप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं. आमतौर पे नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स के लिए हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती, या हम इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते कि हम फाइन ग्रेन लेवल पे इनको इतना कंट्रोल करें. कुछ ऑप्शनल एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. एक है लिस्ट इनिशियलाइजेशन. आमतौर पे जब आप किसी एक टाइप के वेरिएबल को किसी दूसरी टाइप के वेरिएबल को असाइन करना चाहते हैं तो ऐसा मुमकिन है कि आपको नैरोइंग एरर का सामना करना पड़े. मिसाल के तौर पे आप एक इंटीजर टाइप को, आप एक शॉर्ट टाइप को असाइन करना चाहते हैं तो मुमकिन है कि इंटीजर के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो शॉर्ट की रेंज से बड़ी वैल्यू है. तो उस केस में लेगेसी जो C++ का स्टाइल था वो उसको लाइक जैसे अभी हमने देखा ओवरफ्लो के केस में हमने ओवरफ्लो किया तो उसने हमें ये नहीं कहा कि आप ओवरफ्लो करने जा रहे हैं, उसने सिंपली उसकी वैल्यू चेंज कर दी और वो एक गलत वैल्यू थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी. तो C++ ऐसे ही करती थी कि अगर आप एक बड़ी टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को छोटी टाइप के वेरिएबल के अंदर प्लेस कर देते हैं तो वैल्यू डी शेप हो जाएगी, कुछ भी बन जाएगी, वो उसको प्लेस कर देगा. लेकिन C++11 से ऑनवर्ड्स आपको लिस्ट इनिशियलाइजेशन की एक पर्टिकुलर ऑप्शन दी गई जिसके ज़रिए आप इन नैरोइंग एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं. सो यू रिसीव सम काइंड ऑफ इंडिकेशन. जब आप कन्वर्जन कर रहे होते हैं तो आपको वो इंडिकेट करके बता देता है कि आया ये कन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल. इसी तरीके से C++11 में एक और फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया, दैट वाज ऑफ ऑटो टाइपिंग. अभी तक हम जो वेरिएबल्स बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उन वेरिएबल्स में एक चीज़ हम ये देखते हैं, we have this example, so we just run it and see it as well. उन एग्जाम्पल्स उनमें हम ये देखते हैं कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं,
तो उसकी टाइप हमें बतानी पड़ती है। मिसाल के तौर पे हम कोई इंटीजर डिक्लेयर करते हैं तो हम लिखते हैं इंट, अगर हमने करेक्टर डिक्लेयर करना है तो करेक्टर। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि आप पहले डेटा टाइप बताते हैं। अच्छा, C++11 से ऑनवर्ड एक ऑटो का फीचर भी इसमें C++ में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, जो कि बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में दस्तियाब है। मिसाल के तौर पे पाइथन में ये फीचर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है कि आप वेरिएबल की डेटा टाइप नहीं बताते, आप डायरेक्टली नाम लिखते हैं, वैल्यू दे देते हैं, और C और उसका जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को देख के आपके वेरिएबल की टाइप डिसाइड कर लेता है। आपको उसकी टाइप ना बतानी पड़ती है, ना उस तरीके से हैंडल करनी पड़ती है, राइट। तो C++ जो कि स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, तो इसके अंदर भी ये ऑटो का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया। अगर आप यहाँ देखें तो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कॉइन फ्लिप्ड हेड्स इज इक्वल टू ट्रू, कि मसलन हम एक कॉइन फ्लिप किया गया और उसका रिजल्ट जो है वो स्टोर कर रहे हैं कि आया उसका रिजल्ट हेड था या नहीं था, तो हमने उसको ट्रू असाइन कर दिया है। और इसकी डेटा टाइप हमने बूल रखने की बजाय ऑटो रखी है, यानी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि C++ का कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस वैल्यू को देख के डिसाइड कर लेगा कि इसकी टाइप क्या रखनी है। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा नंबर हमने इसके अंदर स्टोर किया है, राइट। वेरिएबल का नाम हमने लार्ज नंबर रखा है और टाइप इसकी भी ऑटो रखी है, वी हैवंट स्पेसिफाइड द टाइप, ठीक है। फिर हम इनको प्रिंट करते हैं, कॉइन फ्लिप्ड हेड्स की वैल्यू को प्रिंट किया और फिर साइज ऑफ के जरिए हमने गेट करके देखा कि इसका साइज क्या है, ठीक है। इसी तरीके से लार्ज नंबर की वैल्यू को प्रिंट किया और उसका साइज गेट करके देख लिया कि इसका साइज कितना है। सो वी सी इट नाउ। तो अगर आप देखें तो कॉइन फ्लिप्ड हेड्स की वैल्यू है 1, हमने इसको ट्रू असाइन किया था तो उसने हमें बताया कि जी 1 है, 1 मीन्स ट्रू, और जो साइज ऑफ इट है वो है 1। इसका मतलब ये है कि एक बूल ही है, चूंकि बूल 1 बाइट लेता है तो उसका साइज 1 ही आया। तो इस केस में हमने इसकी डेटा टाइप खुद नहीं स्पेसिफाई की थी, बल्कि ऑटो कीवर्ड के जरिए हमने कंपाइलर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो इसको डिसाइड करे कि इसकी डेटा टाइप क्या रखनी है। तो ऑटो एक ऐसा कीवर्ड है जो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप कंपाइलर को ये पावर डेलीगेट कर दें कि वो आप जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसको देखते हुए ऑटोमेटिकली डिसाइड कर ले कि वेरिएबल की डेटा टाइप क्या रखनी है, आप ये डेटा टाइप खुद स्पेसिफाई ना कर रहे हों। दिस फीचर टर्न्स आउट टू बी वेरी यूजफुल इन अ नंबर ऑफ सिचुएशंस दैट यू विल एनकाउंटर व्हाइल यू आर प्रोग्रामिंग। एनी क्वेश्चन हियर? So everybody is okay with it? Yes, sir. Okay. फिर हमारे पास एक और फैसिलिटी है टाइप डेफ की भी, टू सब्स्टिट्यूट वेरिएबल्स टाइप। आमतौर पे टाइप डेफ का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे आप कोई डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं इंट, ठीक है, लेकिन आप अपनी पर्टिकुलर जो है वो कन्वेंशंस डिफाइन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इंट के लिए आप कैपिटल इंटीजर का पूरा लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो आप टाइप डेफ के ज़रिए मुख्तलिफ डेटा टाइप्स के लिए अपने कस्टम नाम भी चूज़ कर सकते हैं। वी विल नॉट बी कवरिंग इट इन दैट डिटेल हियर, लेकिन टाइप डेफ का वर्ड बेसिकली आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप किसी कंपाइलर की प्रोवाइडेड डेटा टाइप को अगर कोई कस्टम नेम देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं टाइप डेफ के जरिए। नेक्स्ट वी टॉक अ बिट अबाउट कॉन्स्टेंट्स। एक चीज़ तो है जिसे हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का अमूमी मतलब हम ये लेते हैं कि कोई चीज़ जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, लेकिन हमें ज़ाहिर है कॉन्स्टेंट्स के साथ भी डील करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे कुछ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जैसे पाई है, तो पाई की वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन, एक लंबी चौड़ी वैल्यू है पाई की, बट इट स्टार्ट्स विद दैट, सो इट इज़ अ कांस्टेंट। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई रिमेन्स कांस्टेंट एंड वी नीड टू यूज़ दिस वैल्यू क्वाइट ऑफन। मिसाल के तौर पे आपने सर्कल की बहुत सारी या मुख्तलिफ शेप्स की जो है वो कैलकुलेशंस करनी हो तो आपको उसमें पाई की वैल्यू को इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरीके से स्पीड ऑफ लाइट है, राइट, जिसकी वैल्यू वेल डिफाइंड है, दैट इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है। थ्रू स्पेस और थ्रू वैक्यूम इट इज़ almost 3 into 10 raised to power 8 और there can be a fine grained value for that as well। इसी तरीके से फिजिक्स के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर और भी बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ये तो हैं लाइक जो वेल नोन कॉन्स्टेंट्स हैं। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ ऐसी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जो लाइक जिन्होंने कभी तब्दील नहीं होना होता, तो हम उनको भी कॉन्स्टेंट्स के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। C++ के अंदर कॉन्स्टेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो मुमकिन हो सकती हैं, जिसमें से एक तो लिटरल कॉन्स्टेंट्स हैं। लिटरल्स के बारे में हमने पहले बात की थी कि जब आप वैल्यू को एज इट इज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो लिटरल वैल्यू होती है, तो लिटरल वैल्यू है, उसको उसने क्या तब्दील होना है, राइट। सो देयर कैन बी लिटरल कॉन्स्टेंट्स।
फिर दूसरा ये होता है कि आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करें, लेकिन उन वेरिएबल्स के शुरू में एक कीवर्ड है कॉन्स्ट, CONST, शॉर्ट फॉर कांस्टेंट। आप वो कीवर्ड इस्तेमाल कर दें, इसका मतलब ये होगा कि वो जो आपने सो कॉल्ड वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं वो कांस्टेंट हैं, उनकी वैल्यू को तब्दील नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा हमारे पास कांस्टेंट एक्सप्रेशन और एनिमरेशंस के फीचर भी अवेलेबल होते हैं। फिलहाल हम सिर्फ लिटरल कांस्टेंट्स और कांस्ट ऑपरेटर इन दो की बात करेंगे। सो लिटरल कांस्टेंट्स तो ये हैं, जैसे आप वैल्यू डायरेक्टली इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने लिखा सी आउट हेलो वर्ल्ड। नाउ हेलो वर्ल्ड इज अ स्ट्रिंग लिटरल, सो इट रिमेन्स कांस्टेंट। सिमिलरली एज इन ईयर्स, दैट इज ऑल्सो अ लिटरल कांस्टेंट। और अगर आप यहां देखें तो देयर इज 12, राइट? This value is numeric and this is also a literal constant, right? So you know what literal constants are? जी सर समझ आ गई। Right? When you are using the values as such. इसके अंदर कुछ थोड़ी सी डेप्थ में जाके थोड़ी सी इंट्रिकेसी हो सकती है। We will not be touching that for now. Okay. The second very common scenario is कि जब आप किसी चीज़ को वेरिएबल के थ्रू कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपके पास कांस्टेंट का कीवर्ड दस्तयाब है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यू यूज दिस कीवर्ड कॉन्स्ट एंड देन यू डिक्लेयर द वेरिएबल एज यूजुअल। तो आप एक डबल जो है टाइप ले रहे हैं और आपने वेरिएबल का नाम पाई रखा एंड यू से दैट द पाई इज इक्वल टू 22.0 डिवाइडेड बाय 7, राइट? So this you write this 0.0 to make sure that the resultant value is fractional, otherwise it can give you a whole number, right? And then you print the value of this, right? इस केस में आप पाई की वैल्यू को अगर बाद में कोई नई वैल्यू असाइन करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ कांस्टेंट का कीवर्ड इस्तेमाल किया है, right? So you can declare the values to be constant in this way as well. अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप पाई को बाद में आप एक वैल्यू खुद से असाइन करें, पाई इज इक्वल टू 3.14। इसको हमने लाइन को कमेंट किया हुआ है। अगर हम इस लाइन को अनकमेंट करके देखें तो हमें कंपाइलेशन फेल होती हुई नजर आएगी, बिकॉज कंपाइलर विल रेज ऑब्जेक्शन ऑन दिस कि आपने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया है जबकि आप इसकी वैल्यू को तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अलाउड नहीं है। तो कांस्ट कीवर्ड के जरिए जब हम कांस्टेंट डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है कि आप बाकी वेरिएबल जैसे यूजुअली डिक्लेयर करते थे वैसे ही करेंगे। टाइप लिखेंगे, कॉस्ट उसका वेरिएबल का नाम लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, लेकिन शुरू में कॉस्ट लिख देंगे। दैट विल मेक श्योर दैट समथिंग दैट यू हैव डिक्लेयर्ड इज कांस्टेंट, राइट? ओके, सो वी सी दिस एग्जांपल एज वेल। Run this one. Just comment it and we run it. So the value of the constant pi is 3.14286. So उसने डिवीजन करके इसका आंसर यहाँ पे हमें दे दिया, राइट? और अब हम इसको अनकमेंट करके देख लेते हैं कि क्या होता है। तो just see it. So now read this error. Cannot assign to variable pi with const qualified type. तो बेसिकली वो क्या कह रहा है कि आपने जो ये जो वेरिएबल है पाई, चूंकि आपने इसको कांस्टेंट के तौर पे क्वालिफाइड टाइप बना दिया है कांस्ट लिख के, कांस्ट डबल लिख के, लिहाजा हम इसको कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। सो और वो लाइन उसने इंडिकेट कर दी कि वो लाइन ये है जहां आप इसको जो है कोई वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? एंड एट द नेक्स्ट लेवल इट ऑल्सो सेज वेरिएबल, ये नोट के तौर पे उसने, ये तो एरर था और नोट उसने ये बता दिया, आपको एक एडिशनल डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि वेरिएबल पाई डिक्लेयर्ड कांस्टेंट ही है। ये है वो जगह जहां आपने बताया हुआ है कि वेरिएबल पाई कांस्टेंट होगा। सो दिस G++ कंपाइलर व्हिच इज बेसिकली रनिंग ऑन Ubuntu गिव्स यू वेरी गुड एरर डिस्क्रिप्शन। सो इसने एक एरर को डिस्क्राइब किया यहाँ पे और उसके बाद एक नोट भी दे दिया आपको, ठीक है, विच दैट डिस्क्राइब्स के ये एडिशनली उसने वो प्लेस भी इंडिकेट कर दी जहाँ पे आपने उसको डिक्लेयर किया हुआ है कि कांस्टेंट है। तो उसने बताया कि कहाँ आप इसको वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और आप क्यों नहीं कर सकते, और वो कौन सी जगह है जहाँ आपने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है। सो गॉट इट? सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे कोई कांस्टेंट वैल्यू के अंदर हम सीन करवा सकते हैं?
कांस्टेंट के अंदर सी इन करवा सकते हैं? ओके, अब लेट्स जस्ट चेक इट सर मतलब कि उसे अभी खाली कर डिक्लेयर लेते करें, इनिशियलाइज ना करवाएं। अभी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं, कांस्टेंट इंट एनी इंट, हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है, कांस्टेंट इंट एनी इंट। अगर आप देखें तो इसने ऑलरेडी इसके नीचे एक लाइन लगाई हुई है, राइट आपको जी प्लस प्लस आमतौर पर जो चीज़ उसे एक्सेप्टेबल ना लगती हो तो वहाँ पे आपको इंडिकेट, जैसे वर्ड के अंदर किसी चीज़ का स्पेलिंग ठीक ना हो तो वो, राइट सो अब ये देखें, ये कह रहा है डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ कांस्टेंट टाइप, राइट ठीक हो गया, समझ आ गई। ठीक है, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि अगर आप कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप उसे वैल्यू देंगे। सही सर, इनिशियलाइज कराना है लाजमी है आप सर। उसे इनिशियलाइज ज़रूर करवाएंगे। सो मिसाल के तौर पे हम इसको 0 से ही अगर इनिशियलाइज करवा दें तो एरर नहीं आएगा। दैट्स ओके, राइट। लेकिन जाहिर है कि आप जो इनिशियलाइजेशन करवाएंगे वो बाद में तब्दील नहीं हो सकती, क्योंकि आप इसे कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर आपने तब्दील करना है तो फिर आप उसे कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं करेंगे, राइट। जी सर, तीसरा सही है। ओके ओके जी। सो अगर आपको ये पता है कि आपके प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में कोई वैल्यू ऐसी है जो आप कभी तब्दील नहीं करना चाहेंगे तो बेहतर है आप उसे कांस्टेंट के तौर पर डिक्लेयर कर दें। नहीं करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट दिस इज़ योर ओन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस दैट यू मेक श्योर जब आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप या आपके अलावा कोई भी उसको प्रोग्राम को देखेगा तो उसको पढ़ के ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये वैल्यू तब्दील नहीं की जा सकती। दैट्स वेरी सिंपल। ओके ये है, वैसे ये एक लिस्ट है C++ में जो बहुत सारे मेजर कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पे मुहैया की गई है। दिस इज़ नॉट एग्जॉस्टिव, देयर कैन बी मोर कीवर्ड्स, बट ये कॉमन कीवर्ड्स हैं जो हम एनकाउंटर करते हैं। इनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पे, किसी कांस्टेंट के नाम के तौर पे या किसी फंक्शन के नाम के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर सकते, राइट। जो C++ के कीवर्ड्स हैं ज़ाहिर है उनको वेरिएबल्स, कांस्टेंट या फंक्शंस को नेम करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। As I said, this is not the exhaustive list, there can be more in it. ओके फिर कुछ सवाल और एक्सरसाइजेज हैं इन दी एंड जो आप करेंगे। आज के लिए एक छोटा सा काम मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप मुझे पहले ये बताइए कि क्या सब लोगों ने Replit.com को ट्राई करना शुरू कर दिया है या कुछ लोग अभी तक मेरी तरह सुस्ती में ही चल रहे हैं? और सर आपकी आवाज़ कट रही थी, क्या ट्राई करना स्टार्ट किया? जी मैंने ये पूछा है कि क्या सब लोग Replit.com को इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं? यस सर। रैपिड तो स्टार्ट नहीं किया सर खोला था लेकिन यूज नहीं किया सर, खोला था यूज नहीं किया। अब आप ऐसे करेंगे कि Replit.com अभी खोलेंगे, टाइपिंग इट Replit.com, इसे अभी खोलिए। I am opening it, पिछला क्लोज करता हूँ। So I'm opening Replit.com. Replit.com पे हम चलें साइन आउट कर लेते हैं, लॉग आउट। Replit.com सब लोगों ने खोल लिया अपने पास? जी सर। यस सर। इस पे आपको यस सर। टॉप राइट पे दो ऑप्शंस नज़र आती हैं, साइन अप की या लॉग इन की। आप लॉग इन पे भी कर लें तो दैट वुड बी, आई थिंक दैट वुड वर्क। आप यहाँ से आपको तीन ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, एक जी फॉर जीमेल गूगल के ज़रिए, दूसरा गिटहब की और तीसरा फेसबुक की। तो आप इसमें से कौन सी ऑप्शन के ज़रिए लॉग इन करेंगे? जीमेल के ज़रिए। सो यू विल क्लिक ऑन दिस। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी अकाउंट आपकी मशीन पर लिस्टेड हैं वो सारे अकाउंट्स आ जाएंगे, राइट। सो यू विल चूज़ योर अकाउंट टू साइन इन। साइन इन करेंगे तो आपके सामने आपको कुछ ऑप्शंस देगा वो, कि आप कोई लैंग्वेजेस जिनमें प्रोग्राम करना पसंद करते हैं वो चूज़ कर लीजिए। आप उसमें C++ और अगर कोई और लैंग्वेज चाहें तो वो इंतखाब कर सकते हैं, ना भी करें तो इट्स ओके, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज बाद में आ जाएगा।
यहाँ आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने लैंग्वेजेस चूज़ की हुई हैं तो डायरेक्टली लैंग्वेज पे क्लिक करके एक नया रैपल क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ देखिए यहाँ आपको ऑप्शन नज़र आ रही है न्यू रैपल की, प्लस साइन है और न्यू रैपल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा लैंग्वेज चूज़ करें, आप C++ चूज़ कर लेंगे और यहाँ आप कोई भी नाम दे दें, इसे टेस्ट दे दें या ऊप दे दें या वट एवर नेम दैट यू फील इज़ अप्रोप्रिएट, और फिर इसको क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करेंगे तो ये रैपल आपके सामने खुल जाएगा। मैंने जो कि पहले से क्रिएट किए हुए हैं, आई यूज़ दिस, मैंने ये सैम्स के नाम से क्रिएट किया हुआ है। सो दिस रैपल विल ओपन अप फॉर यू, आपके सामने ये विंडो इस तरह की खुल जाएगी, जिसमें आप लेफ्ट साइड पे कोड कर सकते हैं और राइट साइड पे सब लोग यहां तक आ गए? जी सर आ गए। Everybody is here? यस सर। ओके, अब आपको एक छोटा सा काम करना है आज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। सिर्फ आपको करना ये है कि आप एक C++ प्रोग्राम अभी टाइप करके देखेंगे सब लोग, बहुत सादा सा प्रोग्राम है, आई होप सब लोग आसानी से कर लेंगे, जस्ट एज योर फर्स्ट प्रैक्टिस। आपने उसमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं इंटीजर टाइप, और आपने प्रिंट करना है उनकी एडिशन के रिजल्ट को, उनकी मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट को, उनकी सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट को और उनकी डिवीजन के रिजल्ट को। ठीक है, ये चीज अभी आपने टाइप इन करके रन करके देखनी है। तो अभी हम तकरीबन यूं कह लें कि 10 मिनट का पॉज ले रहे हैं। 10 मिनट के अंदर आप कोशिश करेंगे कि आप ये कर लें, एंड यू कैन कॉल फॉर हेल्प फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, राइट? एंड देन आई विल सी कि आप लोगों ने ये काम कर लिया है। आप में कुछ लोग, ज़ाहिर है 5-7 लोग ऐसे हैं जो हु विल डू इट एज अ पीस ऑफ केक, सो दे कैन हेल्प अदर्स, लेकिन करेंगे सब। किस किस्म का प्रोग्राम बनाना है? आपको ये करना है कि आप उसमें 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे और उनमें इनपुट लेंगे नंबर्स, यानी उनकी टाइप इंटीजर रख लीजिए आप, और उसमें इनपुट लेंगे 2 नंबर्स, और फिर आप उन 2 नंबर्स का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और जो डिवीजन है, इनके ये 4 रिजल्ट्स आप उनके प्रिंट करेंगे। और प्रिंट करते हुए आप इस चीज का ख्याल रखिए कि आप प्रॉपर स्टेटमेंट इस्तेमाल करें, लाइक लिखिए द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स, दिस नंबर एंड दिस नंबर इज दिस, द डिफरेंस ऑफ दीज 2 नंबर्स इज दिस, द मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स इज दिस, एंड सो ऑन, राइट? तो एज आई सेड कि आप में से ज़ाहिर है 5, 7, 8, 10 लोग ऐसे होंगे जिनके लिए इसको करना एक मजाक ही होगा। सो उनके ज़िम्मे ये है कि वो ये इंश्योर करें कि बाकी सब लोग ये काम कर लें, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन अगर ये प्रोग्राम पहले से सेव करके रखे हो करके तो दोबारा लिख लीजिए, और नहीं सर ने कहा है उतना ही करें तो आप दूसरों की मदद कर दीजिए। आप कुछ और भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, फिर ठीक है। यार भाई कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं ना, निकम्मे नहीं सर हैं? अगर आप निकम्मे सर हम पे कब जाएंगे? नहीं, आप तो पहले ही मरीख पे पहुंचे हुए हैं, आपने तो पहले से लिख के रखा हुआ है। सर ओके, सो डू इट, शाबाश। ये भी आप कंप्लीट करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज, दिस विल मेक श्योर दैट यू हैव स्टार्टेड यूजिंग Replit.com।
एक्सक्यूज मी सर, तेजील भाई, जी वही बताओ। एनीवन जिंदा हियर? हाँ जी वही बताओ। यार ये मैंने लैपटॉप अभी खोला और एप्लेट खोली हो तो कोई चाइनीज स्पा के बारे में बता रहे हैं। और भाई स्पेलिंग यही है ना, RAPLIT? आर REPLIT। भाई, कितने डिवाइसेस रखे हुए हैं आसपास। बस यार वो एक ही डिवाइस थी। यार ये मैंने REPLIT ही की है। हाँ आ गई है, सॉरी, आ गई है, आ गई है। मिठू काम करने का। तो आप में से जो जो लोग ये काम कर लें वो यहाँ चैट में डन प्लेस कर सकते हैं. जस्ट राइट डन हियर सो दैट आई नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव completed it. ओके जी, अब्दुल रहमान ये काम को मुकम्मल कर चुके हैं. गुड. अब्दुल रहमान ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएंगे हमें कि आपने क्या किया. इट्स ओके, माइक नहीं है, दैट्स ओके, हम सिर्फ देख लेंगे. ओके, आपने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू एंटर कर ली, फिर वेरिएबल्स में उनके रिज़ल्ट स्टोर कर लिए और फिर उनके रिज़ल्ट्स प्रिंट कर दिए. बज़ाहिर ये सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे पास एतराज़ात की एक तवील लिस्ट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो ये है कि हम आपसे ये तवक्को कर रहे हैं कि आप हमें ये, आपने कोड कहाँ पे किया? इज़ इट विजुअल स्टूडियो, राइट? सो मैं आपसे ये तवक्को करता हूँ कि आप इसको rapplet.com में करेंगे सो दैट यू हैव द फील ऑफ दैट. इसके अलावा आप अपने तौर पे इस्तेमाल करने के लिए जो भी कर लें, ठीक है? सो rapplet.com में इसे कर दीजिए. एक तो ये. दूसरा ये कि ये जो कोड है इसमें एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो है सबसे पहले वेरिएबल्स के नाम.
जो आपने ये सम डिफरेंस प्रोडक्ट, ये तो चलिए डिवीजन, ये तो फिर भी थोड़ा यूज़फुल नाम हो गए, लेकिन ये जो नाम आपने ए और बी रखे हैं ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। ए और बी क्या नाम हुए? मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि वेरिएबल्स के नाम थोड़े से डिस्क्रिप्टिव रखें, अगरचे इस केस में बहुत ज़्यादा जो है वो पर्पसफुल काम हम नहीं कर रहे, लेकिन थोड़े से डिस्क्रिप्टिव नाम रखें, ठीक है। आप इसका नाम नम ए है, अली, यार अली तो बिल्कुल ना रखो भाई, अपना नाम क्यों रखोगे? नम ए नम बी रख लीजिए, ठीक है। नम वन भी रख सकते हैं, लेकिन नम वन से बेहतर ये होता है कि आप अल्फ़ाबेट्स में रहें, दैट विल मेक इट मोर। नम ए नम बी कर लीजिए इसे मिसाल के तौर पे, ठीक है। यानी ये चीज़ ऐसी है जो आप लोगों ने खुद ही सोचनी है, और इसको कैमल नोटेशन में रखा करें। जब आप कोई दूसरा वर्ड शुरू करें तो उसको कैप कर दें, लाइक नम, और ए को बड़ा कर दें और बी को बड़ा कर दें, राइट, मिसाल के तौर पे। सो दैट बिकम्स लिटिल मोर डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, एक चीज़ और, ये फैसला आप लोगों ने करना होता है। इनका अब्दुल रहमान ने ये डिसाइड किया कि वो वेरिएबल्स ऊपर डिक्लेयर कर देंगे सारे, ऊपर भी ए बी का नाम चेंज कर दीजिए। अच्छा, इन्होंने ये फैसला किया कि ये जो है वो वेरिएबल सारे ऊपर डिक्लेयर कर देंगे, जबकि आप में से कुछ लोग ये भी ऑप्ट कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ जब जब वेरिएबल की ज़रूरत पड़े तब उसको डिक्लेयर किया जाए। सो दोज बोथ आर द थिंग्स दैट वी विल एग्री विद, ठीक है। उसके बाद इन्होंने इसको प्रिंट कर दिया। अब ज़रा इसको वहाँ उसमें पेस्ट करके हमें इसके रिज़ल्ट भी दिखा दीजिए। अगर इसको rapplet.com में आप पेस्ट करके इसका रिज़ल्ट दिखा दें तो हम ज़रा ज़्यादा आपके शुक्रगुजार होंगे। आई होप बाकी लोग भी कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। गूगल से कर लीजिए, गूगल से। तो इन्होंने इसको, आपका गूगल का अकाउंट अगर है तो प्लीज़ गूगल से कीजिए। इट इज़ंट अ वेरी गुड थिंग कि आप एक प्रोफेशनल काम जो है वो फेसबुक के ज़रिए करें। ओके, यहाँ पे आप न्यू रैपल क्रिएट कीजिए। हाँ ठीक है, C++ चूज़ कर लीजिए, नाम जो मर्ज़ी रख लें इसका। रैपल का नाम रखना है आप, ठीक है, फर्स्ट रख लें, ठीक है, इट्स ओके। सो आपके सामने ये स्पॉन हो जाएगी अभी, या लेट इट कम। यहाँ पे अपना कोड पेस्ट कर लीजिए और इसको ऊपर से रन के बटन से रन कर लीजिए। सो कहीं आपने क्या चीज़ मिस की हुई है? iostream के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, और ये आम तौर पे बड़ी नॉर्मल सी बात है कोई चीज़ ऊपर नीचे हो जाना। 15 26, तो आपने इनके नताइज जो हैं वो इस तरीके से निकाल लिए, ठीक है। ओके जी, गुड टू गो। डिवीजन का जवाब ज़ाहिर है, चूँकि इंटीजर्स हैं तो उसने होल नंबर में दिया है, दैट्स ओके, राइट। फॉर्मेटिंग आप ज़ाहिर है बेहतर कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। बाकी लोगों जैसे जैसे कर लें। शुक्रिया अब्दुल रहमान। जी सर, कर लिया। ओके, सो प्लीज़ राइट डन हियर। 26 लोग हैं तो 26 दफ़ा डन लिखा हुआ यहाँ पे आना चाहिए। ओके जी, 3 हो गए, अब्दुल रहमान, सजील खान और एतजाज़ एहसन। एंटरटेनमेंट ब्लेसिंग। सुमैर, आप अपनी वीडियो शेयर करके दिखाइए अपनी स्क्रीन। अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाइए।
भाई आपके चेहरा अनवर का दीदार हमने कर लिया है। कैमरा भले ही बंद कर दीजिए, आप हमें अपनी स्क्रीन शेयर करके वो जो काम आपने किया है वो दिखा दीजिए। ओके अच्छा, सुमेर भाई तैयार नहीं है शायद दिखाने के लिए, उन्होंने बहुत सीक्रेट कोड लिखा है। तो एंटरटेनमेंट ब्लेसिंग आप दिखा दीजिए। एंटरटेनमेंट ब्लेसिंग तो नाराज ही हो गए हमसे, चले ही गए। सुमेर भाई दोबारा बोझ आप पे ही है, आप दिखा दीजिए आपने क्या किया। तो किया कहाँ है? क्यों सुमेर भाई? अच्छा, तो डन आपने ऐसे ही लिख दिया कि चलें सर कह रहे हैं तो डन लिख देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। बाकी लोग कुछ कर लिया तो बताइए, अभी तक बहुत हम सुस्त चल रहे हैं। दाऊद तुम्हारा नहीं हुआ अभी तक? सर जी कर रहा हूँ। जल्दी करो यार। हसाम आपका भी नहीं हुआ अभी तक? जी सर कर रहा हूँ मैं। जल्दी करें यार। जुहेब आपकी क्या प्रोग्रेस है? जुहेब ने कहा कि हमारा नाम लिया तो भाग ही गए वो भी। ओके, मोहम्मद उस्मान। इब्राहिम चौहान भी फ़ौरन चले गए। सर आप अब वो चेक करें ना सबको, ऐसी बातें भाग जाएगी वहाँ। जी मोहम्मद उस्मान आप बताइए आपका हो गया? मोहम्मद उस्मान भी बताने को तैयार नहीं है। निमरा मलिक आप बताइए आपका हो गया? सैफुर रहमान जी बेटा आपका हो गया? उसामा असलम बेटा आपका हो गया? कर रहे हैं। अच्छा मुझे सुनाई तो नहीं दिया। ओके, किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दे। वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट राइट नाउ, ताकि आप अपना कोड एटलीस्ट एक बार रन करके देख लें, सो दैट यू नो हाउ टू यूज़ replit.com एटलीस्ट। ओके चलिए जी, आई डू इट फॉर द मोमेंट, और आप इसे देख लीजिए सो दैट। सर मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ सर, मतलब ऑटो के साथ मैंने किए हैं क्वेश्चंस, तो प्रेजेंट कर लूँ स्क्रीन। आप क्या किया आपने? सर इंटीजर जैसे डेटा टाइप मैंने ऑटो प्लेस कर दिया था, मतलब थोड़ा ओके ओके चेंज होगा। ओके ओके जी दिखा दी। सर एक मिनट। जी सर जी आप ठीक है, आपका नज़र आ रहा है हमें कोड। आ रही है सर नज़र? या
ओके, सो आपने इनको ऑटो कर दिया, इनिशलाइज कर दिया, फिर आपने इनमें ओके, सो यू हैव यूज्ड ऑटो इन दैट, ओके, गुड टू गो, ठीक है, थैंक यू। हम ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा ये कोड देख लेते हैं साथ के साथ, आप भी देख लीजिए, कोशिश करता हूँ मैं कि ये कोड हम यहाँ, सो इंट num a और इंट num b, ये तो हो गए दो वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर किए हैं, और बेहतर है कि इनको इनिशियलाइज भी कर दें, 0 से कर दें, चलिए, राइट, देन सी आउट, आप कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी डेमोन्स्ट्रेटिंग simple calculator, right, and L, now C out, enter first number, and C in num a, फिर आप दूसरा नंबर प्रॉम्प्ट कर लीजिए, मिसाल के तौर पे आप कह दीजिए कि जी एंटर सेकंड नंबर, और फिर सी इन कर लीजिए num b, सॉरी, और फिर लिखिए आप सी आउट sum of the two numbers is num a plus num b, and L, फिर आप इस स्टेटमेंट को डिफरेंस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मैंने किया है, मेरा डेव C++ पे हो गया प्रोग्राम, मैंने वही प्रोग्राम फिर इस पे किया है, जी, अभी तो इस आपकी पे नहीं हो रहा, वो स्क्रीन देख एरर आ लेते रहा है। हैं। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, मेरा ख्याल है इट शुड वर्क, लेट्स जस्ट सी। Okay, first number 50, second number 25, so the sum is 25, product is this and the division is this. Okay, I think it's good to go. ठीक है जी, सादा सी एग्जांपल इस तरीके से हम बना सकते हैं, you would have done it the same way or little different way. Okay, आप दिखाइए जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए। मैं सर? जी जी सर, मैं करता हूँ। Now we will just be closing it, हम 5-7 मिनट में क्लोज कर देंगे अभी लेक्चर। जी ठीक है, नज़र आ रहा है, आप बस अपना कोड दिखाइए, आपकी स्क्रीन हमें नज़र आ रही है। अच्छा ठीक है, एरर पड़ी है, क्या है? सर एरर है मेन पॉइंट CPP 2.9 false, fatal error, conio.h file could not found, hash include conio.h, error generated, compiler exit status 1। तो अब आप बताइए आपके नज़दीक क्या एरर है? सर मेरे एरर नहीं है सर। एक मिनट, लेट हिम डू इट, जी बताइए।
सर मुझे तो सही लग रहा है क्योंकि सर डेव सी प्लस प्लस पे मैंने किया सेम वो बेटा आ जो गया है। एरर यहाँ पे दे रहा है, इस एरर का मतलब आपको क्या समझ आता है, वो क्या कह रहा है आपसे? सर मुझे लगता है वो कहते हैं कोनियो डॉट एच वाली हमें लाइन हटा देनी चाहिए। जी हटा के देखिए। यस सर हो गया। ठीक है। यस तो सर। जो ये अच्छा, एक तो ये कि इसको बेहतर है आप कोनियों की बजाय कंसोल आयो कहा करें। अच्छा। ठीक है। जी सर। क्या कहेंगे आइंदा इसे आप? कंसोल आयो। कंसोल आयो। अच्छा, दूसरा ये कि कंसोल आयो हमें पुराने कंपाइलर्स पे उसकी ज़रूरत पड़ती थी, जैसे डेव है या टर्बो सी है। जो हमारे नए कंपाइलर्स हैं उन पे हमें आम तौर पे कंसोल आयो की ज़रूरत नहीं होती। आयो स्ट्रीम डज एवरीथिंग फॉर अस। ठीक है। सो यू विल बी सर यूजिंग जस्ट आयो लेकिन स्ट्रीम। इसका मेन मकसद तो सर वो नहीं होता इनपुट आउटपुट वो डालने के लिए। पर्पज़ आयो स्ट्रीम का है। ठीक है। अच्छा। आयो स्ट्रीम इज़ डूइंग दैट फॉर अस। दूसरा ये है कि मैं आपको पहले दिन से जो पढ़ा रहा हूँ प्रोग्राम का स्केलेटन जो हमने डिस्कस किया है, उसमें आपने कहीं मेरे मुंह से कंसोल आयो सुना या मेरे लिखे हुए नो किसी सर। कोड में कंसोल आयो देखा? नो सर। नहीं देखा। ठीक है। गुड टू गो। ओके जी, किसी और का कोई सवाल है तो बताइए प्लीज़। अच्छा, अब ये आपने जो दाऊद इतने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, लाइक ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, इनको आपने इस्तेमाल तो किया नहीं कहीं? सर ये किया है। कहाँ किया हुआ? ये किया है। ये सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। उन वेरिएबल्स को कहाँ इस्तेमाल किया? लाइक वो जो पहली लाइन में आपने लाइन नंबर 5 में वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक है वेरिएबल ए डी डी के नाम से, वो वेरिएबल जी कहाँ जी जी। इस्तेमाल हुआ है? सर ये नहीं सर वो मैंने बस ऐसे सर एडिशनली डाल तो दिए हैं उन वो कहीं नहीं वेरिएबल्स हुए। को उन वेरिएबल्स को हटा हाँ। दीजिए। जी सर मैं उनको हटा रहा हूँ। हेलो। हाँ हाँ। ठीक है। ओके जी, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन प्रोसीड विद दैट। कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। Otherwise, we will end this meeting here now. ओके जी। सर काफी है फिर आज के लिए। जी जी, काफ़ी है जी, इतना काफ़ी। सो वी एंड अच्छा दिस। सर ये जो है ये जी, हमारी सेव हो जाएगी। ये फाइल। हाँ जी ये जो हम लोगों ने बनाया अभी जी जी, कैलकुलेटर बनाया। ये प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट सेव्ड ही रहेगा इसके अंदर। अगर आप इसे वैसे अच्छा सेव करना चाहते हैं तो अलग से आप इसको सेव कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे यहाँ पे सेव, जब आप खोलेंगे तो आपके सामने यही होगा। ठीक है सर। बाकी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें क्या क्या अवेलेबल हैं। सो ओके जी, ओके गुड फॉर टुडे, वी आर एंडिंग इट हियर यस। नाउ। ओके अल्लाह हाफिज़।